Discuss about the position vector and displacement. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने बुनियादी स्तर पर हम बात शुरू करते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक चींटी है, बस है, कार है, ट्रक है, ट्रेन है, कुछ भी है। आप उसको यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ओके, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस प्लेन में वो बस चींटी कार जो मूव कर रही है वो एक्स वाई प्लेन है, एक ग्राउंड में वो मूव कर रही है। और ये जो आर वेक्टर है, ये उसका जो ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया उसका पोजीशन वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पोजीशन वेक्टर को इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपने रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर पढ़ा है। अलोंग एक्स एक्सिस यदि हम देखें तो ये एक्स अपने आप में मीटर में होगा, और जो आई कैप है ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बाई डायरेक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट है वो बाई जे कैप हो जाना चाहिए। अब आप ट्राइंगल ऑफ एक्रेडिशन का यदि इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखें कि एक्स आई कैप एंड बाई जे कैप बोथ आर इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में है। और जो आर वेक्टर है, दिस इज को इनिशियल विद द फर्स्ट वेक्टर, मतलब इसका जो टेल कंपोनेंट है वो एक्स के साथ कंबाइन करता है, और जो हेड कंपोनेंट है वो सेकंड वेक्टर के साथ बाई जे कैप के साथ कंबाइन करता है। इसलिए जो आर वेक्टर है वो रिजल्टेंट का काम करेगा। तो इसलिए मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए इसका जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ओके, आर वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज एक्स आई कैप एंड बाई जे कैप, इसको ऐसे लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है इसके बारे में आइडिया पता चल गया है। यदि आप यहाँ से शिफ्ट करके इधर चले जाते हैं, कुछ भी हो जाए, तो पोजीशन वेक्टर की जो लोकेशन है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ चेंज हो जाएगी। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है, जो समझने वाली बात है, वो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको भी आपने समझना है। आपने याद कुछ नहीं करना, सब चीज़ें खुद ब खुद आपके जाके दिमाग में सेटल हो जाएंगी। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने समझना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ होती है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपने सिर्फ ये देखना है कि बॉडी डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। यदि इस पॉइंट के पर आपके ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट थे एक्स और बाई हैं, एक्स का मतलब क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, और ये बाई एक्सिस से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है। और यदि आपको बाई की वैल्यू चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए कि जो चींटी है वो यहाँ से, या कार है, अब आपको कार ज़्यादा अच्छी लगेगी तो हम कार की बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट का पाथ है। जो ऑब्जेक्ट है वो इस रास्ते से, जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पी प्राइम पॉइंट पर, एक नए पॉइंट पर पहुंच गया है। इसका मतलब यदि वो नई जगह है तो उसका एड्रेस अब अलग है, तो उसको हम, ये वाला हमारा पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। अब ये जो नया पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्राइम वेक्टर। तो जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले थे एक्स कॉमा बाई, तो इस पॉइंट के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स प्राइम और बाई प्राइम, राइट। अब देखिए, आपका यहाँ टेल है और ये वाला पार्ट हेड है, फिर आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ की ओर जाता है, तो यहाँ टेल होना चाहिए और यहाँ हेड होना चाहिए। अब आप यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से बैठे बैठे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से यदि डायरेक्ट आपने इसको ऑब्जर्व करना है तो आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट टेल से रिप्रेजेंट होगा, और जो फाइनल पॉइंट है वो हेड से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्या होंगे? एक्स और बाई होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी प्राइम क्या होंगे? एक्स प्राइम और बाई प्राइम होंगे। अच्छा, अब आप इस ट्राइंगल में चलिए, आप इस ट्राइंगल में चलिए, इन ट्राइंगल ओ पी पी प्राइम, इन ट्राइंगल ओ पी पी प्राइम वी हैव। अब इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि जो वेक्टर आर वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पी से लेके पी प्राइम तक, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पी से लेके पी प्राइम का जो डिस्टेंस है ना, वो डेल्टा आर वेक्टर है।
ओके, सो आप यहाँ देखें आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, और ये दोनों सेम ऑर्डर में है। यहाँ देखें यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ लिख दूंगा आर वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर। आप देख लीजिए, टेल, हेड, फिर टेल, फिर हेड, सेम ऑर्डर में है तो जुड़ जाएंगे। और ये यहाँ टेल टेल कंबाइन कर रहे हैं, हेड हेड कंबाइन कर रहा है, इसलिए जो ये वाली साइड है ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगी। दिस विल एक्ट एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यदि ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगी तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये आर प्राइम वेक्टर के बराबर होना चाहिए। अब आपसे पूछा है कि आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। सो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर आर प्राइम वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 जो है वो आपको बताती है कि जो आर वेक्टर का वैल्यू है, आर वेक्टर का जो वैल्यू है वो है एक्स आई कैप एंड बाई जे कैप। तो सिमिलरली जो आर प्राइम वेक्टर होगा वो होगा एक्स प्राइम आई कैप एंड बाई प्राइम जे कैप। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, न सॉरी, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 नाउ। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, पुट कर दीजिए वहां, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्राइम आई कैप प्लस बाई प्राइम जे कैप माइनस एक्स आई कैप एंड बाई जे कैप। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्राइम आई कैप प्लस बाई प्राइम जे कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस बाई जे कैप। ओके, सो यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस एक्स आई कैप प्लस बाई प्राइम माइनस बाई जे कैप। अब हम इसको आर की टर्म में लिखें, मतलब बेसिक फॉर्मेट में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा बाई जे कैप। भैया डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस एक्स एंड डेल्टा बाई इज इक्वल टू बाई प्राइम माइनस बाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आपको तरीका लग गया कि आप जो दो चीज, यदि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस होता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको ये देखना है कि डेल्टा एक्स किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, फिगर में, और डेल्टा बाई किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आर प्राइम वेक्टर है ये फाइनल पोजीशन, और जो ये डेल्टा आर वेक्टर है ये बताता है, ये आपको जानकारी देता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पी से पी प्राइम तक डिस्प्लेस हुआ और उसकी जानकारी जो है वो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू में है। अब यदि डेल्टा आर वेक्टर को यदि आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट है, यदि हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो अलोंग एक्स कंपोनेंट वो पार्टिकल आपका इतना डिस्प्लेस हुआ है, और अलोंग बाई कंपोनेंट आपका वो पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हुआ है। सो ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि यदि आप डेल्टा आर वेक्टर को देखते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो डेल्टा एक्स है वो ये बता रहा है कि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्प्लेस हुआ है, और जो डेल्टा बाई आपको ये जानकारी दे रहा है कि पार्टिकल आपका अलोंग
बाई एक्सिस कितना डिस्प्लेस हुआ है। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमारे जो डिस्कशन है इस वीडियो की वो जारी रहेगी। उसमें हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में आपने सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी है कि वेलोसिटी आपको बताती क्या है, आपको सबसे पहले समझना है। अब आपको चीज़ें याद नहीं करनी, आपको समझनी है कि जब किसी आदमी ने पहली बार वेलोसिटी के बारे में बात की होगी तो उसको क्या ज़रूरत रही होगी, या जब वेलोसिटी के बारे में उसने जो कुछ आपको बताया तो उससे क्या सूचनाएं वो आपको देना चाहता है। वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि एक जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है, यही याद रखना आपने। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक पार्टिकल, एक कार जब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा रही है तो वो कितनी तेजी से डिस्प्लेस हुई बिटवीन टू पॉइंट्स, इस जानकारी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन है वो एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन से शिफ्ट होकर मोशन इन प्लेन में शिफ्ट हो गया है। मतलब आपकी अब कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर नहीं चल रही है, वो एक ग्राउंड में चल रही है और गोले में, कर्व में, ऐसे ऐसे करके मैं यूं बनाऊं कि अब आपका जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि आपकी जो कार है वो कुछ इस तरीके से ग्राउंड में, पहले आपने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी रेखा में चल रही थी। अब आपकी कार कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी ऐसे घूम रही है, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, कभी इस तरीके से जा रही है। तो यदि इस तरीके के मोशन को हमने पढ़ना है तब हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में हम अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है। एवरेज वेलोसिटी में हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है ये आपको पता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये भी आपको पता है। पर इससे पहले एवरेज को हमें समझना है। एवरेज हम लगाते क्यों हैं, एवरेज हम क्यों निकालते हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एवरेज जब हम निकालते हैं, आपने मैट्रिक में किया है कि एवरेज जब हम किसी नंबर के निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं एक्स एवरेज, उसको आप लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो वन, कोई n नंबर होते हैं। तो उसका एवरेज निकालना हो तो उन सब नंबर्स का हम जोड़ करते हैं और टोटल नंबर्स का जो अमाउंट है उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा एवरेज निकालने का तरीका होता है। कल्पना करिए, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको करना है 1, 2, 3, 4, 6, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो इसके एवरेज को मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा एक्स एवरेज इज इक्वल टू 1+2+3+4+6 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 6, 16। 16/5 इज द एवरेज। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, इसका एवरेज जो है 5×3 = 15, 1 16, 3.2 इज द एवरेज। अच्छा, यदि मैं ऐसे करूं कि मैं एक और एवरेज निकालना चाहता हूं जिसमें आपके पास नंबर है 2, 2, 2, 2, ऐसे 5 नंबर का मैं एवरेज निकालता हूं। आपने समझना है इसको। एक्स एवरेज क्या आएगा, 2+2+2+2+2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा। 10/5, आंसर फिर 2 आएगा। जरा गौर से देखिए, आपने जब नंबर में वेरिएशन नहीं आप लाए, सब नंबर एक जैसे हैं, तो एवरेज निकालने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। जब तक नंबर्स में वेरिएशंस होती है तब तक आपको एवरेज निकालने का एक इम्पोर्टेंस नज़र आता है। अनलेस यदि कांस्टेंट कोई चीज़ है तो उसका हम एवरेज नहीं निकालते। तो यदि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल
एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती चली जाती है। यदि उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती चली जा रही है, यदि उसकी स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तब भी हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज तब तक इम्पॉर्टेंट होता है जब तक वेरिएशंस होती है, और यदि वेरिएशंस होना बंद हो जाए तो एवरेज का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की ओर। कि हम एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो शुरू में इस डायग्राम में देखिए कि पहले शुरू में वो पी पॉइंट पर है और फिर वो P1 पॉइंट पर है। शुरू में पहले एक डायग्राम बनाऊं जो पिछले वाला डायग्राम था, कि हमारा जो शुरू में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अभी तक पढ़ा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है शुरू में यहाँ था और वो इसके बाद वो कहीं यहाँ चला गया, तो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट कोई P प्राइम है। तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ पोजीशन वेक्टर R प्राइम वेक्टर। ओके, और ये वो डिस्प्लेसमेंट है P और P प्राइम के बीच में। अब जब आपने एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी में आप देखिए जब P और P प्राइम के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। पहले P पर देखेंगे, फिर यहाँ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स ओवर हियर। तो हो सकता है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना हो, वो वेरिएबल भी हो सकती है। तो हमें जब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उसको हम लिखेंगे बी एवरेज। देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, बी एवरेज इज इक्वल टू, तो क्या होना चाहिए, ए है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। सो डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो आपने निकाली थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा बाई जे कैप। इसको आप ऊपर पुट कर दीजिए डेल्टा आर की जगह, डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दीजिए। इसको आप मैथमेटिकली आगे सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा आई कैप डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी प्लस जे कैप डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी। सो जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई डायरेक्शन। ओके, सो इसका जो मीनिंग ये निकलता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आई कैप, ये आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस जे कैप, and this is average velocity along y-axis. Okay, so at the end I can write that average velocity is equal to the sum of average velocity along x-axis plus average velocity along y-axis. So this is all about the concept of average velocity. Average velocity कैसे निकालते हैं, average velocity का मतलब क्या होता है, average velocity हम क्यों निकालते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हमें फॉर एग्जांपल, हाँ एक बात ज़रूर है, क्योंकि जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सो डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जो द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम यहाँ लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी will be in the direction of डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा। अब आप प्रैक्टिकली देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिए कि जैसे पार्टिकल है P से P की ओर जा रहा है, P से P प्राइम की ओर जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में है वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी
will be in the direction of displacement vector. Average velocity will be in the direction of the displacement vector. So now we will shift our discussion from average velocity to now instantaneous velocity. Our another discussion is instantaneous velocity. So for now instantaneous velocity. अच्छा, इसको भी आपने समझना है कि सब आपको समझना ही है कि इसका मतलब क्या है, फिर हम उसका मैथमेटिक्स कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, आपने एक क्षण के लिए उसको देखा है, आप इतने थोड़े समय के लिए आपने किसी चीज़ को देखा है कि आप दोबारा नहीं उसको देख सके, एक झपकी में आपने उसको देखा है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंगल ऑब्जर्वेशन में जब आपने वेलोसिटी को किसी चलती हुई चीज़ को देखा है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इस वेलोसिटी का मैथमेटिक्स करते हैं कि ये बात जो हमने कही कि किसी चीज़ को इतने थोड़े समय के लिए देखना कि आप सेकंड रीडिंग ले ही नहीं सकते, तो एवरेज का तो मतलब ही ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो कि हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकाल रहे हैं, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए कुछ समय भी चाहिए। तो यदि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन लेने का समय ही नहीं है, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन ही ले सके, तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट अपने आप में ख़त्म हो जाता है। सो इस जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इस डिस्कशन को मैथमेटिक्स की सेंस में, ग्राफ की सेंस में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करें ताकि हम ये कह सकें कि अब हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिक्स की शेप देने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको सबसे पहले तो बार हटा देंगे, बार चला जाएगा, और उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कि अब आप बार नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सिंगल रीडिंग है। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी वेक्टर। अब हमने जब एक ही ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो आपने टाइम को बहुत छोटा कर देना है। जो डेल्टा टी है, विच इज़ T2 माइनस T1, दिस इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, राइट। सो फर्दर ये रिड्यूस होके, जिसको आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, वी कैन से इट इज डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप देखिए कि इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, उसके बाद आगे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप जरा डायग्राम को गौर से देखें कि हमने करना क्या है। हमने समय को बहुत कम कैसे करना है। देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले डायग्राम में ये किया था कि आपका जो पार्टिकल है पी से लेके पी प्राइम तक जा रहा है, ओके। इसको हम कुछ स्पैन्स में ब्रेक कर देते हैं। आपने देखा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ आप पी से पी प्राइम तक का अपने पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने पी से अब पी प्राइम तक नहीं ऑब्जर्व किया, हमने पी से पी वन पॉइंट तक ऑब्जर्व किया, और उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल्टा आर वन है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो टाइम लगा वो है डेल्टा टी वन। इसको ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया कि हमने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, जो ऑब्जर्वेशन वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको और कम कर दिया। हमने ऑब्जर्व किया अब P से लेके P2 पॉइंट तक, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो और छोटा हो गया, ये डेल्टा R2 हो गया, और इसके लिए हमारे देखने के लिए टाइम लगा डेल्टा T2, और छोटा हो गया। तीसरी स्टेज में आप फिर इस डायग्राम को देखिए। अब आपने क्या किया, P और P1 एक बार P पॉइंट पर देखा और झटके से दोबारा फिर से थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा फिर नोट कर लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये है डेल्टा R3 वेक्टर, और इसके लिए जो टाइम लगा वो है डेल्टा T3। और चौथी बार क्या हुआ कि आपने इसको एक बार P पॉइंट पर देखा और दोबारा भी आपने देखा। आपने दो, यहाँ भी दो ही रीडिंग है, पर इसमें P और जो P प्राइम है वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक है, वेरी क्लोज टू वन अनदर, एंड दे एक्ट्स लाइक अ सिंगल पॉइंट। और इसमें जो डेल्टा T की वैल्यू है वो नियरली अप्रोचेस टू जीरो है। अब आप इस बात का मतलब समझ गए होंगे। इसको मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो डेल्टा R है इज ग्रेटर देन डेल्टा R1,
और घटा दिया आपने, डेल्टा R1 इज ग्रेटर देन डेल्टा R2 विच इज ग्रेटर देन डेल्टा R3। आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिड्यूस करते चले गए। हुआ क्या, यहाँ डेल्टा आर को आपने डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व किया था, डेल्टा R1 को जब आप P1 पॉइंट के बीच में आप एक गाड़ी को देख रहे थे तो आपने टाइम लगाया, डेल्टा T1 टाइम तक आप देखते रहे, यहाँ डेल्टा T2 टाइम तक देखते रहे, यहाँ डेल्टा T3 टाइम तक आप देखते रहे, और डेल्टा जो T1 है वो T2 से बड़ा है और ये T3 से बड़ा है। एंड नाउ for the figure B, for figure B, delta t time of observation is approaches to 0. What does this mean? This means that P and now P4 or P prime, you can say it is P and P4 or P prime, it is all up to you because it is only the nomenclature. P and P4 now they are very close to each other. Then P and P4 are very close to each other, close to each other, और एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि आपको सिर्फ एक पॉइंट ही आप लोकेट कर पाएंगे, आप दूसरा पॉइंट लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, बट अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ एवरेज अब है नहीं, दूसरी ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं है। So now this average velocity is now turned to only instantaneous velocity, velocity at any instant, only single observation, और उसका जो डायरेक्शन होगा this is only the tangent to a point। जहाँ भी जिस पॉइंट के ऊपर भी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है तो उसकी डायरेक्शन होगी वहाँ से आपने एक स्पर्श रेखा खींच देनी है, अंग्रेजी में बोले तो टेंजेंट खींच देना है। So this is all about it, and now we will go for the mathematical part of this. So I will proceed with my discussion। एवरेज वेलोसिटी को आप तो लिखते थे बी एवरेज से, और इसको आप लिखेंगे ओनली बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू डी आर वेक्टर नाउ अपॉन डी टी। यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और आगे इस डी आर की वैल्यू भर दीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप एंड डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। इसको फर्दर हमें लिखना होगा, आई कैप आप बाहर ले सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड प्लस जे कैप, limit of delta t approaches to 0, this is delta y upon delta t। So it will now become instantaneous velocity is equal to, this is vx I cap and by j cap। So we'll move to the now next page। Okay, so then we will write that it will become b vector is equal to vx I cap and b by j cap। So where vx is equal to, this is dx upon dt, and b by is equal to, this is d by upon dt। Okay, so now the magnitude of the velocity is then मैग्नीट्यूड, यदि हमने निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, बिकॉज बोथ दिस कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं कि जब आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है दिस इज सम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta। So here in this case both these vectors are perpendicular to one another,
So cos 90 is equal to 0 as theta is equal to 90 degree between two velocity component Vx and Vy. These are perpendicular to one another. तो आपके पास जो रिजल्टेंट V आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ओनली Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. तो यहाँ जो फर्स्ट वेक्टर है वो Vx है और जो सेकंड वेक्टर है वो Vy है और जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है. जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी है. एंड द डायरेक्शन ऑफ the velocity vector will be given by tan theta. ये आपके साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. दिस इज इक्वल टू b by upon vx and theta is equal to tangent inverse, that is vi by upon bx. So this is all about this video of position vector. We have discussed position vector, displacement vector, average velocity and instantaneous velocity of a particle moving in a plane. So we'll do some numerical problem on the basis of it in the exercise. So and then you will know this concept more deeply, and we will use the same concept again and again in the different articles, right? So that you can learn it in a more better way. This is all about this video. I hope that you have understood this concept of position vector, displacement vector, average velocity and instantaneous velocity. If you have any trouble, you can write in the comment box. Thank you very much.